हेलो एवरीवन। सो कोवर्किंग स्पेस से दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन एंड ईएफसी लिमिटेड। ईएफसी का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अच्छे नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे थे, तो उसका सिर्फ कॉन कॉल कवर करेंगे। ऑफिस के Q1 के नंबर्स प्लस कॉन कॉल दोनों चीजें कवर करेंगे एंड देखेंगे दोनों में से कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा कर रहा है, कहाँ पे ज्यादा अच्छी कमेंट्री है मैनेजमेंट की एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो ऑफिस से स्टार्ट करते हैं। अभी बिजनेस मॉडल तो हमको पता है, दोनों कंपनीज कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम करती है। कोवर्किंग मतलब क्या है कि अंडर वन रूफ आप इस तरीके का ऑफिस डिजाइन करते हो जहां पे बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्किंग स्पेस शेयर करती है, सो उसको कोवर्किंग बोला जाता है। ऑफिस इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर है, मार्केट लीडर है, काफी अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की। अभी इनका Q1 का रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले कि नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो रेवेन्यू अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो हमें ना ये इंड एएस के अकॉर्डिंग देखना है नंबर्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो अगर आप इसको वाई वाई कंपेयर करोगे रेवेन्यू को, 30% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में टॉप लाइन के अंदर। इनका गाइडेंस भी इतना ही होता है, 30% का गाइडेंस होता है, 30% किया है तो बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस है। देन इबिट्टा मार्जिन कंपनी के वाई वाई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, 31% से ऑलमोस्ट 38% का इबिट्टा मार्जिन हो गया कंपनी का, यानी मार्जिन में बहुत स्ट्रॉन्ग अपटिक देखने को मिला है। और उसका रिजल्ट आपको फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेगा, कंपनी का पीबीटी या कंपनी का पैट 3 करोड़ से सीधे 10 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम जंप है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। एक चीज और यहां पे डिस्कस करनी है, मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाई वाई लेवल पे इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, या फाइनेंस कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो क्या इतना ज्यादा डेट लिया है इस कंपनी ने। ऐसा नहीं है, ये सारा ना अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आई मीन ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं ना, ये इंड एएस के बेसिस पे देख रहे हैं। पहले जो ओल्ड अकाउंटिंग इंडिया में फॉलो किया जाता था आई गैप, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नंबर्स में आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, डेप्रिसिएशन के नंबर्स में भी और फाइनेंस कॉस्ट के नंबर्स में भी। तो जो नया अकाउंटिंग रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को जो रेंटिंग एक्सपेंस होता है उनका, ये आप कोवर्किंग के साथ में जब आप ये रिटेल कंपनीज के पीएनएल को भी देखोगे, जैसे ज्वेलरी रिटेल कंपनीज हो गई, टाइटन वगैरह, कल्याण वगैरह, या फिर आप वैल्यू फैशन रिटेल कंपनीज के पीएनएल को भी देखोगे, तो वो भी ऐसे ही नंबर्स रिपोर्ट करते हैं इंड एएस और आपका आई गैप के बेसिस पे। तो इंड एएस के बेसिस पे जो रेंटिंग एक्सपेंस होता है ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक आपका जाता है लीज लाइबिलिटी का करके एक लाइन आइटम बनता है जो बोरोइंग में ऐड होता है। तो क्योंकि वो बोरिंग में ऐड हो रहा है तो उसको आप फाइनेंस कॉस्ट में शो करते हो। और दूसरा आपका लाइन आइटम बनता है राइट ऑफ यूज एसेट, जो कि एसेट वाले सेगमेंट के अंदर आता है। तो क्योंकि वो एसेट आपने क्रिएट किया है तो उसको आप डेप्रिशिएट करते हो, यानी कि एक्चुअल में कोई कंपनी ने लोन नहीं लिया है, जस्ट ये अकाउंटिंग मैट्रिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंड एएस के बेसिस पे। इसीलिए आपको दिखेगा जब हम इंड एएस के बेसिस पे देख रहे हैं तो कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 38% है, लेकिन जब हम ओल्ड अकाउंटिंग के बेसिस पे देख रहे हैं तो इबिट्टा मार्जिन 14% है। ऐसा क्यों? बिकॉज ओल्ड अकाउंटिंग में जो आपका रेंटिंग एक्सपेंस होता है ना, वो सारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। इस वाले में मतलब इंड एएस के बेसिस में ये इबिट्टा के नीचे अकाउंट होता है, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, इसीलिए ये आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बस नंबर वाले पार्ट पे हमने समझा है कि फाइनेंस कॉस्ट क्यों इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो एक्चुअली में कोई डेट लिया नहीं है, जस्ट अकाउंटिंग की वजह से है। तो नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे रिपोर्ट करें कंपनी ने, टॉप लाइन की ग्रोथ गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। एंड जैसा कंपनी का मार्जिन का गाइडेंस था कि इंप्रूव होगा, उससे भी बहुत बेटर इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया Q1 के अंदर। नाउ कॉन कॉल पे फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री है। सो कोवर्किंग में ना, ऑफिस का कोवर्किंग के साथ में अलाइड सर्विसेज करके भी एक डिवीजन है। अब अलाइड सर्विसेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो फूड एंड बेवरेजेस आता है, मतलब जो उनके कोवर्किंग सेंटर्स हैं वहां पे कंपनी कॉफीज वगैरह हो गया, प्लस आपका फूड के जो आइटम हो गए वो कंपनी सेल करती है, सर्व करती है, उससे भी रेवेन्यू काउंट करती है। फिर टेक लैब करके एक और डिवीजन इन्होंने स्टार्ट किया अभी रिसेंटली, पास्ट कुछ 1-2 क्वार्टर से। टेक लैब क्या है? तो जैसे इनके जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो आईटी क्लाइंट्स होते हैं, और मतलब इसके रिलेटेड काफी सारी कंपनीज होती है, स्टार्टअप वगैरह होते हैं। तो उन कंपनीज को ना अपने नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, प्रोटोटाइपिंग के लिए ना एक मतलब इस तरीके के टूल्स रिसोर्सेस वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये कंपनी अपने सेंटर के अंदर इन्होंने पिछले कुछ मंथ से टेक लैब करके एक डिवीजन स्टार्ट किया है, जहां पे कंपनीज नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर पाएगी, अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर पाएगी इनके ये टूल्स वगैरह यूज करके, उसी को वर्किंग सेंटर के अंदर। तो ये इन्होंने देना स्टार्ट किया है।
इसके अलावा कंपनी ने जैसे कोवर्किंग के अंदर ऑफ कोर्स आप बाकी कंपनीज के साथ में वर्क स्पेस शेयर करते हो, लेकिन कई सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं ना जिनका एक होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर हम फॉलो करते हैं वो यहाँ पे भी करें। मतलब जो आप इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट करते हो, कंपनी ने खुद कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है उसको आप सेलिब्रेट करते हो, या फिर कोई आपका कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाला है, वो सारी चीजें आप जो करते हो, उसके लिए ऑफिस ने अपने सेंटर के अंदर अब इवेंट मैनेजमेंट के लिए स्पेस देना भी स्टार्ट किया है। तो वो भी एक इनका रेवेन्यू स्ट्रीम बनाया है कंपनी ने। देन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इको मोबिलिटी जो एक लिस्टेड कंपनी है उसके साथ में टाई अप किया है, जहां पे ये अपने क्लाइंट के एम्प्लॉयज को ना मोबिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक और एड ऑन सर्विस कंपनी ने स्टार्ट किया है। सो ये कंपनी का कोवर्किंग प्लस एलाइड सर्विसेज का डिवीजन है, जिसमें 49% की ग्रोथ है और 276 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का इस वाले डिवीजन से आया है। इसमें ग्रोथ कहां से आई है? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है कंपनी की एंटरप्राइज सेगमेंट से। एंटरप्राइज मतलब जो आपके कॉर्पोरेट्स हो गए, एमएनसीज हो गई, वहां से कंपनी का मेन ग्रोथ आया है। जीसीसी क्लाइंट्स काफी ज्यादा कंपनी ने ऑनबोर्ड किए हैं। जीसीसी मतलब आपके वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब कोवर्किंग जो इंडस्ट्री है ना, इसका नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री का 20 से 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा जो लीवर है ना वो ये है जीसीसी। मतलब जो आपकी ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो इंडिया के अंदर अपने ऑफिस सेटअप कर रही है। आईटी के लिए ऑफिस सेटअप कर रही है, फाइनेंस के लिए ऑफिस सेटअप कर रही है। तो उनकी डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। और वहां पे ऑफकोर्स वो उन प्लेयर्स को प्रेफर करेंगे जिनकी प्रेजेंस काफी वाइड है। जैसे ऑफिस को आप देखोगे तो 18 से 19 सिटीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। सारे मेट्रो सिटीज में कंपनी के मल्टीपल सेंटर्स है। प्रोबेबली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं इस कंपनी के पास में। तो एक प्रेफर चॉइस बन जाता है ऑफिस जब भी वो जीसीसी जो है वो इंडिया में एक्सपैंड करने को देखते हैं। तो काफी सारे जीसीसी को इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जीसीसी इंडिया में एंटर कर रहे थे उनमें से कुछ को इन्होंने ऑनबोर्ड किया। इसके अलावा ऑलरेडी जो इस कंपनी के जीसीसी क्लाइंट थे ना, उन्होंने भी और रिलेशनशिप एक्सपैंड किया ऑफिस के साथ में। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई एमएनसी क्लाइंट इनके साथ में गुड़गांव में है और ऑफिस का जो सेंटर है वो दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है। तो उनको अगर अपना ऑफिस और एक्सपैंड करना है, मतलब गुड़गांव से वो दिल्ली के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, नोएडा के भी अंदर एंटर कर रहे हैं, तो अगेन ऑफिस को ही उन्होंने अपना प्रेफर्ड पार्टनर चूज किया है वहां पे भी। यानी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी रेवेन्यू शेयर बढ़ा, प्लस नए क्लाइंट को भी मैंने ऑनबोर्ड किया। तो ये कंपनी के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। देन जो इनका फिट आउट वाला बिजनेस है, डिजाइन एंड बिल्ड वाला, जहां पे कंपनी ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करती है अपने क्लाइंट्स के लिए, इससे आया है 58 करोड़ का रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है Q1 में 334 करोड़, जिसमें से 276 करोड़ कोवर्किंग प्लस एलाइड सर्विसेज, 58 करोड़ डिजाइन एंड बिल्ड। मतलब 83% रेवेन्यू कंपनी का कोवर्किंग से आया है और 17% बिजनेस जो है वो डिजाइन एंड बिल्ड से आया है। इनके टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन कम है। ईएफसी की जब आप मतलब ये नंबर देखोगे तो उनके लिए नंबर डबल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40% उस कंपनी का रेवेन्यू डिजाइन एंड बिल्ड वाले डिवीजन से आता है। देन टोटल सीट एडिशन की अगर हम बात करें तो 40% से सीट कैपेसिटी कंपनी ने ऐड करी है। और एक और स्ट्रेटेजिक चेंज किया है ऑफिस ने पिछले कुछ टाइम से। जून 2022 से लेकर के अभी ये जून 2025 तक जितने भी लास्ट 3 इयर्स के अंदर इन्होंने नए सेंटर्स ऐड करे हैं ना, वो सारे के सारे सेंटर्स इन्होंने ए ग्रेड बिल्डिंग में ऐड किया है। मतलब जो कमर्शियल एसेट है वो जिस बिल्डिंग में, वो ए ग्रेड बिल्डिंग है। मतलब क्या है ए ग्रेड बिल्डिंग का, कि वहां पे कनेक्टिविटी काफी इजी है। मतलब मेट्रो हो गए, बस स्टॉप वगैरह हो गया, कनेक्टिविटी काफी वहां पे अवेलेबल है। और जो आपको और अदर सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज चाहिए होती है, वो काफी प्रीमियम लोकेशन के अंदर आता है। तो लास्ट 3 इयर्स में 100% जो सेंटर्स इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं वो ए ग्रेड बिल्डिंग के अंदर ही किया है। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ऑफिस का टारगेट है, मतलब आगे चल के, कि इनको ना ये मास वाले सेगमेंट से मूव करके थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एंटर करना है। आपको याद होगा हमने कुछ क्वार्टर पहले डिस्कस किया था कि ये कंपनी एक होटल की तरह अपने मॉडल को ऑपरेट करना चाह रही है। जैसे आप होटल को देखते हो ना, नॉर्मली किसी होटल का एक ब्रांड होता है जो मासेस को केटर करता है, अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं उसके अंदर। फिर उनका एक दूसरा ब्रांड होता है जो काइंड ऑफ प्रीमियम में प्ले करता है, और एक तीसरा ब्रांड होता है जो प्रीमियम टू लग्जरी में प्ले करता है। ऑफिस का भी वही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर इनको वो एमएनसीज को केटर करना है, वो जीसीसी जो इंडिया में आ रही है उनको केटर करना है, तो ऑफकोर्स आपको ऐसे अलग अलग लोकेशन में, मतलब ए ग्रेड लोकेशन में आपको अपने ऑफिस सेटअप करने होंगे। तो उस प्लानिंग के अंडर कंपनी लास्ट 3 इयर्स में सारे 100% जो सेंटर उन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं वो ए ग्रेड बिल्डिंग में किए। देन टीयर 2 सेंटर्स में भी काफी अच्छा एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। 4 नए सेंटर्स इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लॉन्च किया है। 25% का एक्सपेंशन है, प्लस 4 नए सेंटर्स इन्होंने इमर्जिंग माइक्रो मार्केट में भी लॉन्च किए। अब इमर्जिंग माइक्रो मार्केट क्या होता है?
हर एक सिटी के अंदर एक वो हब होता है ना, रियल एस्टेट हब होता है। जैसे गुड़गांव में आप देखोगे तो साइबर सिटी है, नोएडा में आपका सेक्टर 62 है। हर एक सिटी के अंदर एक रियल एस्टेट हब होता है जहां पे कमर्शियल ऑफिसेस होते हैं बहुत सारे, और भी जो आपको जो सर्विसेज चाहिए वो सब उस एरिया के अंदर अवेलेबल होता है। तो कंपनी ने 4 माइक्रो मार्केट्स, इमर्जिंग माइक्रो मार्केट्स के अंदर भी अपने सेंटर सेटअप किए हैं। ये स्टैब्लिश नहीं हुए हैं माइक्रो मार्केट, ये अभी इमर्जिंग माइक्रो मार्केट है, मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में उन सिटीज के अंदर ये भी एक माइक्रो मार्केट बन के निकलेंगे। तो ऑफिस ने ऑलरेडी अपना वहां पे प्रेजेंस जो है वो बिल्ड कर लिया है। ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे वो है 73%। और उन सेंटर्स की अगर हम बात करें जो मोर देन 12 मंथ्स है, यानी कि मैच्योर सेंटर्स, उनमें ऑक्यूपेंसी है 84%। अच्छी बात यह है कि ऑफिस की जब से लिस्टिंग हुई है ना, तब से हर एक क्वार्टर में इनका ये ऑक्यूपेंसी का नंबर मेंटेन्ड है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नए सीट्स लगातार ऐड कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ऑक्यूपेंसी का नंबर नीचे नहीं गया, तो ये चीज काफी अच्छी है इनके लिए। देन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनका FY26 में ना स्ट्रेटेजी, मतलब 2 तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। H1 में यानी कि Q1 प्लस Q2 में इस कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि जितने भी सीट्स हमने अभी रिसेंट मंथ्स में ऐड करे हैं ना, उनको फिलअप करना है, उनमें ऑक्यूपेंसी बढ़ानी है। और Q3 Q4 में कंपनी का फोकस रहेगा न्यू सीट एडिशन के ऊपर, यानी फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर। अभी H1 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने Q1 में अगर आप देखोगे तो 15,000 सीट्स जो हैं वो इन्होंने साइन कर ली है, न्यू सीट्स इन्होंने साइन करी है, मतलब कि उस पे क्लाइंट आने वाले मंथ्स के अंदर उसमें क्लाइंट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ये वो सीट्स हैं जो अभी कंपनी ने पिछले कुछ मंथ्स के अंदर ऐड करे थे। लास्ट ईयर Q1 में कंपनी ने 11,000 सीट ऐड किया था। तो YoY लेवल पे अगर आप क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का नंबर देखोगे तो 35% की ग्रोथ है, तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है। प्लस मैनेजमेंट कह रही है 18,000 सीट्स जो टोटल है हमारी ना, वो साइंड हो चुकी है ऑलरेडी। Q2 और Q3 में उसमें क्लाइंट ऑनबोर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो सीट फिल होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इससे टोटल रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है ना वो अराउंड 463 करोड़ की है। Q1 में कितना रेवेन्यू आया कोवर्किंग और एलाइड सर्विसेज का? 276 करोड़। कंपनी कह रही है 18,000 सीट ऑलरेडी साइंड है, जिससे 463 करोड़ रेवेन्यू की विजिबिलिटी है Q2 एंड Q3 में। यानी कि अगले 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट Q1 के रेवेन्यू को कंपनी डबल कर देगी, सिर्फ कोवर्किंग वाले बिजनेस के अंदर इतनी सीट ऑलरेडी साइंड हो चुकी है कंपनी की। तो ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम हम देख रहे हैं इस बिजनेस में ना, बहुत हाई चांस है कि उसको ये बीट कर सकते हैं। मेंटेन तो ऑफकोर्स कर लेंगे, लेकिन उसको बीट करने का ज्यादा चांस लग रहा है जिस तरीके की रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी की। और जो इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है उसमें भी 100 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास में पड़ा है। इस क्वार्टर में 58 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 100 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा है, यानी कि उसमें भी 2 क्वार्टर की रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी के पास में। देन टोटल कैपेक्स ये कितना प्लान कर रहे हैं FY26 में? 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है ऑफिस का, जिसमें से 50 करोड़ ये Q1 में कर चुके हैं, और जो बड़ा पार्ट है कैपेक्स का वो ऑफकोर्स आपका Q3 और Q4 में कंपनी आगे करेगी। मार्जिन्स पे कैसा गाइडेंस है? तो बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है इन्होंने। अब एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दिया इन्होंने, लेकिन बहुत सारे लीवर्स हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स डायरेक्शनली इंप्रूव होंगे। सो मैनेजमेंट का कहना है आज हमारे 30 से 32% जो सेंटर्स है ना वो लेस देन 12 मंथ्स है, यानी कि वो मेच्योर सेंटर्स नहीं है, न्यू सेंटर्स हैं। नॉर्मली ऑफिस के बिजनेस में ना 9 से 10 मंथ्स लगता है इनके एक सेंटर को 80 से 85% ऑक्यूपेंसी पहुंचने में, और अभी इनके 30 से 32% जो सेंटर्स हैं वो लेस देन 12 मंथ्स हैं। तो आने वाले टाइम में उन पे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, तो नेचुरली जब ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन मेरा उस पर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा, तो मेरे मार्जिन वहां से इंप्रूव होंगे। दूसरा मार्जिन इंप्रूवमेंट का लीवर है इनका ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब वही सिंपल कि मेरे फिक्स कॉस्ट तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे मैं सेंटर बढ़ाता जा रहा हूं, मेरी ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है, तो अगेन मेरे को मार्जिन में अपटिक दिखने को मिलेगा। 30% तो मेरे ये वाले सीट जो एड फिलअप होंगे वहां से मार्जिन इंप्रूव होगा, और ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे भी जब मेरे फिक्स कॉस्ट सेम रहेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, वो भी मेरे मार्जिन को इंप्रूव करेगा। तीसरा मार्जिन का लीवर है कंपनी का प्रीमियमाइजेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि कंपनी धीरे धीरे प्रीमियम सेगमेंट्स की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने 2 नए वर्टिकल्स अपने लॉन्च किए थे, ऑफिस एलीट और ऑफिस गोल्ड करके। ऑफिस एलीट आपका प्रीमियम आ जाता है, ऑफिस गोल्ड आपका प्रीमियम टू लग्जरी में है, जहां पे कंपनी ज्यादा मार्जिन चार्ज करती है, तो अगेन इनसे भी कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा। एंड फोर्थ है इनका ये एलीट सर्विसेज वाला, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, टेक लैब, ये सारे सर्विसेज अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब जैसे जैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट इन सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, ये भी कंपनी के लिए मार्जिन को इंप्रूव करेगा। इसके अलावा जो इनका कॉर्पोरेट ओवरहेड है ना, कॉर्पोरेट ओवरहेड क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जो आपकी आईटी की टीम है, फाइनेंस की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, मतलब उनका एक्सपेंसेस तो आपका सेम ही रहेगा, चाहे आप 200 सेंटर मैनेज करो या 300 सेंटर मैनेज करो, वो एक्सपेंसेस तो मतलब उतने हाई रेट से नहीं बढ़ने वाला। तो सेम वो कॉस्ट भी कंपनी कह रही है आगे चल के 2 से 2.5% कम होगा।
तो मोटा मोटा अगर हम देखें ना तो 5 मार्जिन लीवर्स हैं इस कंपनी के पास में, और इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो ओल्ड अकाउंटिंग के बेसिस पे आपको इबिट्टा मार्जिन दिखा है ना 14%, वो आगे चल के हमारा 18 से 20% तक जाने का चांस है। तो मार्जिन के ऊपर बहुत सॉलिड गाइडेंस है इस कंपनी का। देन और क्या पॉइंट है इसमें डिस्कस करने को? हाँ, ऑक्यूपेंसी वाला तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पे इनका क्या व्यू है? बिकॉज मतलब अनलिस्टेड स्पेस में तो काफी सारे प्लेयर्स हैं ही, प्लस अभी आप रिसेंटली देखोगे तो 2-3 प्लेयर्स लिस्ट भी हुए हैं। एक स्मार्ट वर्क करके कंपनी लिस्ट हुई है, एक और कंपनी लिस्ट हुई है अभी। तो इनका कहना है कि हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है ना, हमको नहीं लगता कि उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से कोई हमको ज्यादा रिस्क लगेगा या कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज इनका कहना है कि काफी डिफरेंशिएटिव मॉडल है हमारा। 2-3 फैक्टर्स जैसे इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तो है इनका जो ये सेंटर लेते हैं, कोई भी नया सेंटर ये लेते हैं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। 30,000 से 35,000 स्क्वायर फीट का उसका साइज होता है, उस सेंटर का साइज होता है। अब उससे हेल्प क्या मिलता है इनको? जब इतने बड़े साइज का कंपनी सेंटर लेती है तो उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स वो मैनेज कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ सीट होगी तो यानी जो बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, आपके एमएनसीज हो गए, ये जीसीसीज हो गए, उनको आप बहुत इजीली केटर कर सकते हो। इनका कहना है हमारे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके सेंटर का साइज छोटा होता है, तो हमको एक एडवांटेज यहां पे मिलता है। दूसरा एडवांटेज कंपनी कह रही है इनका, अगर आप सीट मिक्स देखोगे ना तो ये एमए और एसएल मॉडल पे काम करते हैं। एमए मॉडल का मतलब क्या हो गया? मैनेज एग्रीगेशन। यानी कि उस ऑफिस का जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कैपेक्स पे खर्चा करता है और ऑफिस उसके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग करती है। तो इनके 67 से 65% जो सेंटर्स हैं वो मैनेज एग्रीगेशन वाले मॉडल पे हैं, और 33 से 35% जो सेंटर्स हैं वो एसएल मॉडल पे, स्ट्रेट लीज। यानी स्ट्रेट लीज में कंपनी खुद पूरा वो प्रॉपर्टी लेती है लीज के ऊपर और प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं करती है, खुद उसको मैनेज करती है। तो कंपनी कह रही है कि क्योंकि हमारा 67% जो सेंटर्स हैं, सीट्स है, वो एमए मॉडल पे है, तो हमको एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि कैपेक्स तो हमको करना नहीं है, लैंडलॉर्ड को कैपेक्स करना होता है। तो हम बहुत आराम से टीयर 2 या जो भी मार्केट में हमको अपॉर्चुनिटी दिखता है उसमें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिव मॉडल है इनका। दूसरा कंपनी कह रही है कि क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है हमारा, तो इससे हमारे इनिशियल मंथ्स में जो कॉस्ट होती है ना, वो भी काफी कम हो जाती है। बिकॉज अगर आपने एसएल मॉडल के अंदर ओपन किया है और सेंटर ओपन करने के बाद एटलीस्ट आपको 2-3-6 मंथ्स का टाइम लगता है, जब आप टीनेंट को लेकर के आते हो, सीट आपके फिलअप होने स्टार्ट होते हैं, तो बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन आपका एक्सपेंस काफी ज्यादा हाई होता है। दूसरी साइड पे एमए वाले मॉडल में क्या एडवांटेज है कि कैपेक्स तो आपने किया नहीं है, और प्रॉफिट शेयरिंग भी आप तब करोगे जब आपके सीट बढ़ने शुरू होंगे, जब आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। तो कंपनी कह रही है ये एक तरीके से एसेट लाइट बना देता है हमारे मॉडल को, प्लस हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, वो भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमको इन सारी चीजों की वजह से, बिकॉज उनको भी प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हमारा सेंटर ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये सारे की एडवांटेजेस हैं जो कंपनी कह रही है कि हमको हमारे कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं एंड हमारा ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। देन एक और चीज आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, जो ले ऑफ वगैरह हो रहा है आईटी कंपनीज के अंदर, तो इनका 35 से 37% जो बिजनेस है ना, वो आईटीएस कंपनी से आता है। लेकिन इसके 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। पहले आईटी कंपनीज वो हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज को केटर करती है, तो इनका कहना है वहां पे तो कोई ऐसा कंसर्न हमको दिख नहीं रहा। दूसरी आईटी कंपनीज हैं जो जीसीसीज की बैक ऑफिस है, ग्लोबल कंपनीज की बैक ऑफिस जो इंडिया के अंदर आ रही है, और वो तो मतलब ग्रो ही होता जा रहा है हर साल, काफी अच्छी ग्रोथ है उसमें, उसमें भी कोई कंसर्न नहीं है। तीसरा जो सेगमेंट है आईटी ऑफशोर, यानी कि वो आईटी कंपनीज जो बाहर के क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, तो उनमें जरूर कंसर्न है, लेकिन स्टिल कंपनी कह रही है कि ओवरऑल रेवेन्यू में ना, रेवेन्यू पाई में बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका, और रिसेंट क्वार्टर्स में हमारा जो चर्निंग रेशियो है, क्लाइंट चर्न रेशियो जो है, वो लेस देन 1% है। तो अगेन ये हमको ये दिखा रहा है कि उस वाले पार्ट पे भी इतना ज्यादा प्रेशर हम अभी देख नहीं रहे हैं करंटली। बाकी ओवरऑल सीट एक्सपेंशन का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, 40,000 सीट कंपनी ऐड करने को देख रही है, और रेवेन्यू गाइडेंस भी ऑलमोस्ट इन्होंने सेम रखा है 30% का। बट हाँ, इबिट्टा मार्जिन इन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, पूरे FY26 के अंदर। तो ये पूरा ओवरऑल कॉल वाला पार्ट था ऑफिस का। रिजल्ट इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं, काफी अच्छे नंबर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, प्लस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू ड्राइवर्स देखोगे तो जो अलाइड सर्विसेज है वो एक और अच्छा रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है। एक और चीज अगर हम इसमें डिस्कस करें कोवर्किंग के मॉडल को लेकर के, तो जो इनके रेवेन्यू ड्राइवर है ना, कोवर्किंग किसी भी कंपनी का रेवेन्यू ड्राइवर जो है, उसको आप बिल्कुल मैच कर सकते हो रिटेल सेगमेंट से। मतलब जो हम रिटेल ज्वेलरी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, फैशन रिटेल कंपनीज को डिस्कस करते हैं, जैसे उनके रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं, काइंड ऑफ मिलते जुलते इन कंपनीज के भी रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। जैसे रिटेल कंपनी में जो उनका पुराना स्टोर होता है,
जो लेस देन मोर देन 12 मंथ्स जो उनके स्टोर्स होते हैं, उनमें हम देखते हैं एसएसजी का कितना ग्रोथ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, और फिर हम देखते हैं कि नए स्टोर का एक्सपेंशन कितना है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग फिर हम आइडिया लगाते हैं कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर सकती है आगे चल के। सेम जो इनका जो बिजनेस है ना को वर्किंग वाला, इसमें भी आप देखोगे जो इनके पुराने सेंटर्स हैं उनमें ग्रोथ के कितने लीवर्स हैं। लेकिन एक आप इसको एडवांटेज बोलो डिसएडवांटेज बोलो, इनके जो पुराने सेंटर्स है ना उसमें ग्रोथ के ज्यादा लीवर्स है नहीं इन जनरल, अगर हम बात करें को वर्किंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि पुराने सेंटर्स में आप मैक्सिमम जो रेवेन्यू ग्रो कर सकते हो वो रेंट इंक्रीज करके कर सकते हो। जैसे ऑफिस के केस में इन्होंने बताया कि जो इनके लार्ज क्लाइंट्स है, बड़े क्लाइंट्स है, उनका एनुअल बेसिस पे ये कंपनी 3 से 5% से जो रेंटल चार्जेस है वो इंक्रीज करती है, और जो छोटे क्लाइंट्स हैं उनका रेंटल चार्ज जो है वो 5 से 7% से इंक्रीज करती है। यानी ब्लेंडेड लेवल पे आप देखोगे तो 5 से 6% का रेंट इंक्रीज होता है इनके पुराने सेंटर्स में। अब पुराने सेंटर्स में आपकी ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी 80-85% है, तो ऑक्यूपेंसी तो आप और बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ जो रेंटल पार्ट है आपका उसको आप इंक्रीज करके अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकते हो। बट कुछ 1-2% आपका और गेन हो सकता है इन केस अगर वहां पे कोई आपका पुराना क्लाइंट छोड़ के जाता है और ऑलरेडी आपका वो पूरा ऑफिस जो है वो ऑक्यूपाइड है, तो नए क्लाइंट से आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। यानी मैक्सिमम आप 7-8-10% के आसपास अपना ग्रोथ कर सकते हो रेवेन्यू का पुराने सेंटर से। ऑफिस के केस में एक एडवांटेज ये है कि जो इन्होंने ये एलाइड सर्विसेज लॉन्च करी है ना, टेक लैब हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, इको मोबिलिटी के साथ में टाई अप हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, तो जैसे जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ेगा कंपनी के पुराने सेंटर भी काइंड ऑफ मिड रेंज में, मिड टीन रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। तो मेजरली तो रेवेन्यू ग्रोथ इनका डिपेंड करेगा कि नए सेंटर्स ये किस रेट से ऐड करते हैं, कोई भी कोवर्किंग कंपनी। लेकिन ऑफिस के केस में एक इनके पास में लीवर है कि अगर इनका ये एलाइड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ता है आगे चल के, तो ब्लेंडेड ग्रोथ हमको और अच्छी देखने को मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उसका कंजम्पशन कैसा रहता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये पूरा ऑफिस का कॉन कॉल था, रिजल्ट था। अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, बिजनेस का मोमेंटम काफी अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव होने के काफी सारे लीवर्स हैं। बट कंसर्न है इनके वैल्यूएशन को लेकर के। आई मीन अगर आप स्टॉक का पी देखोगे तो 80 के आसपास है, 75-80 के आसपास है। प्लस Q2 में इस कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे ना अभी, उसमें आपको दिखेगा पैट ग्रोथ नेगेटिव होगा कंपनी का, ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी की है। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर Q2 में इस कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था। इनका एक सेंटर था जो इन्होंने सेल किया था और लगभग 24-25 करोड़ का एक वन टाइम गेन आया था इनके बिजनेस में। तो वो क्योंकि इस बार नहीं होगा Q2 में, इसलिए हमको देखने को मिल सकता है कि पैट ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव हो Q2 के अंदर। बट स्टिल अगर वो पॉजिटिव भी होता और ओवरऑल अगर आप जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री चल रही है कंपनी की, आई मीन फॉरवर्ड पी भी अगर हम देखें तो कंपनी का वही 70-65 के रेंज में ही आता है। तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न जरूर लगता है। बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है, डील रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। बाकी ऑफ कोर्स आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग देखना है। अब दूसरे प्लेयर पे बात करते हैं, ईएफसी लिमिटेड। ईएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था Q1 के अंदर भी। रेवेन्यू कंपनी का फिर से 100% से ज्यादा के रेट से ग्रो किया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 3x हो गया था कंपनी का, 16 करोड़ का पैट, 47-48 करोड़ का पैट था कंपनी का। नंबर्स अच्छे थे। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। इनका कहना है कि हमारा जो बिजनेस मतलब जो बिजनेस मॉडल है ना, उसका मेन स्ट्रेंथ है इंटीग्रेटेड जो हमने सर्विसेज बनाया है। मतलब एक तो कोवर्किंग का मॉडल है, फिर एक डिजाइन एंड बिल्ड वाला मॉडल है, और तीसरा एक हमारा फर्नीचर वाला मॉडल है। फर्नीचर वाला बिजनेस ऑफिस ने भी स्टार्ट किया है, लेकिन ऑफिस फर्नीचर ट्रेडिंग के अंदर आया है। ईएफसी जो है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्होंने एंटर किया था लास्ट ईयर। तो कंपनी का कोवर्किंग का बिजनेस अगर आप देखोगे, इसमें 56% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है कंपनी का, और पैट की अगर हम बात करें तो 64% जो पैट है कंपनी का वो इस बिजनेस से आता है। यानी कोवर्किंग बिजनेस ईएफसी के लिए एक तरीके से कैश काउ बिजनेस है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ये जनरेट करता है। बाकी के दो वर्टिकल मिलके 1/3 कंट्रीब्यूशन करते हैं कंपनी के टोटल पैट के अंदर। ये वाला बिजनेस काफी एफिशिएंट है। इनका टोटल पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे ना तो 3 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है, कोवर्किंग की हम बात कर रहे हैं। और उससे कंपनी ने 63,000 टोटल सीट्स अभी तक ऐड किए हैं। ये क्वार्टर आप देखोगे तो लगभग 3,000 सीट्स कंपनी ने और ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। पूरे साल का इनका भी टारगेट वही है, 20,000 से 25,000 का सीट एडिशन की अगर हम बात करें। मेनली किन सेक्टर्स को कंपनी टारगेट करती है, तो आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, और जो कुछ आपके रीजनल सेक्टर्स हैं उनको कंपनी केटर करती है। ऑक्यूपेंसी 90% मेंटेन है इनकी, और ईएफसी को भी जब से हम ट्रैक कर रहे हैं हर एक क्वार्टर में इस कंपनी का ऑक्यूपेंसी का नंबर 90% या उससे ज्यादा ही रहता है। तो दोनों ऑफिस
और ईएफसी दोनों की जो मतलब क्लाइंट ऐड करने का जो रेट है ना वो काफी ज्यादा हाई है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखा है कि किसी क्वार्टर में क्लाइंट एडिशन ज्यादा किया, सॉरी सीट एडिशन इन्होंने ज्यादा किया हो और कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर हो। हर एक क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन की जो ट्रेजेक्टरी है वो अपवर्ड ही रही है। वो इसीलिए रही है क्योंकि आप फास्ट पेस पे सीट भी ऐड कर पा रहे हो और क्लाइंट भी आप मतलब एकदम से ऐड कर देते हो अपने बिजनेस के अंदर, जिससे आपका ऑक्यूपेंसी का नंबर डिप नहीं होता है। तो वो एक काफी अच्छी चीज से कंपनी एग्जीक्यूट कर पा रही है। देन इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में। उसका टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है 39% और पैट में उसका कंट्रीब्यूशन है 34%। तो मतलब उसमें एक्सपेंसेस वगैरह कंपनी को थोड़े से ज्यादा करने पड़ते हैं अभी। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें Q1 की, तो 2 इनको ऑर्डर मिले हैं गवर्नमेंट से पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिस से। मतलब इस बिजनेस के अंदर कंपनी क्या करती है, ऑफिस पूरा डिजाइनिंग से लेकर के उसका पूरा फिट आउट वगैरह, फर्नीचर वगैरह ये सब कंपनी करके देती है अपने क्लाइंट्स को। तो 2 ऑर्डर आए हैं इनको पासपोर्ट सेवा केंद्र से, हैदराबाद और अहमदाबाद के, प्लस एक ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट भी किया है। तो ये आपको एक तरीके से बताता है कि ईएफसी की जो क्रेडिबिलिटी है इस वाले बिजनेस के अंदर वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज जब हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब कंपनी बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स कर रही थी, फिर धीरे धीरे इनको टीसीएस का ऑर्डर मिला, कोफोर्स का ऑर्डर मिला, अभी ये गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है कंपनी को पासपोर्ट का, प्लस एक और इनको आई थिंक मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से ऑर्डर आया है 7 स्टार होटल का, वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑर्डर मिला है। वो भी काफी बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए। तो मतलब कॉन्स्टेंटली ऑर्डर बुक ग्रो करता जा रहा है। देन फर्नीचर वाले बिजनेस की बात करें तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है ना रेवेन्यू टर्म्स में, वो 275 से 300 करोड़ है कंपनी की। और मतलब इस क्वार्टर के एंड में अगर हम देखें तो 22 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। कंपनी कह रही है कि इस बिजनेस के लिए सबसे अच्छा पार्ट है कि जितना भी हमको कैपेक्स करना था इस बिजनेस में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमने लास्ट ईयर कर दिया है। मतलब फैक्ट्री लगाने से लेकर के मशीनरी हुआ और जो आपके टूल्स रिसोर्सेस होते हैं वो सब हमने लास्ट ईयर कर दिया है। तो इस साल ये बिजनेस हमारा मतलब ग्रोथ तो करेगा ही, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें काफी स्ट्रांग रहेगी। देन ऑफिस की अगर आप स्ट्रेटेजी देखोगे ना, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, तो ये कंपनी का फोकस है कि मतलब नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ाने ऑफ कोर्स, बट उसके साथ में ना एसेट क्रिएशन भी करना है। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको कुछ एसेट्स होल्ड भी करने हैं ताकि हमारा कंट्रोल काफी अच्छा रहे। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम ये कंपनी एक्वायर करती रहती है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये क्रिएट किया है इन्होंने। मतलब कंपनी खुद अपने बैलेंस शीट पे नहीं हिट लेती है। कंपनी ने एक तो रीट बनाया हुआ है, एसएम रीट, जिसका सेबी से इनको लाइसेंस मिल गया है, और दूसरा एआईएफ मतलब एआईएफ के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है। सो रीट और एआईएफ के थ्रू कंपनी इन्वेस्टर से फंड रेज करती है और प्रॉपर्टीज वगैरह जहां पे इनको दिखता है कि अच्छा वैल्यू एप्रिसिएशन हो सकता है आगे चल के, उन प्रॉपर्टीज को ये एक्वायर कर लेती है। अब वहां से होता क्या है कि कंपनी क्योंकि उन ऑफिस को मैनेज कर रही है तो इनको मैनेजिंग फी भी मिलता है उन ऑफिस को मैनेज करने का, और मतलब एक तरीके से आपके बिजनेस में एसेट भी ऐड हो जाता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी है कंपनी की। देन रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह ऑफ कोर्स हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अभी अगर हम इनके बिजनेस मॉडल का स्ट्रेंथ देखें कि इनका इंटीग्रेटेड मॉडल क्या मतलब क्या स्ट्रेंथ देता है इनको पीयर्स के कंपैरिजन में, सो कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस देखोगे ना, तो ये बिजनेस हमने इंडिपेंडेंटली इसमें सारे स्किल खुद बिल्ड करे, रादर देन जैसे आप ऑफिस को देखते हो या और बाकी प्लेयर्स को देखते हो जिन्होंने डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में एंटर किया है मतलब काफी सारी चीजों को आउटसोर्स करके, बाहर की टीम डिजाइनिंग टीम हो गई, इंटीरियर टीम हो गई, इंजीनियरिंग टीम हो गई, वो सब उन्होंने बाहर से ऑनबोर्ड किया है, आउटसोर्स किया है। इस कंपनी का कहना है कि क्योंकि हम इतने सालों से अपने बिजनेस के अंदर खुद ऑफिस का डिजाइनिंग वगैरह करते थे, तो ये सारी स्किल सेट जो है ना वो हमने खुद बिल्ड करी है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है जब भी हम मार्केट में मतलब बिडिंग के लिए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं किसी क्लाइंट से, तो बहुत हाई चांस होता है कि हमको वो कॉन्ट्रैक्ट मिले इन सारी चीजों की वजह से, बिकॉज एक अलग स्किल सेट हमारा वहां पे है इन सारी चीजों पे, और कंट्रोल काफी अच्छा है। प्लस इंडस्ट्री में क्योंकि हमारा खुद का स्किल सेट है ये, तो हमारा जो नेटवर्क है, हमारी मैनेजमेंट का जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है, एंड वो आपको हमारे ग्रोथ नंबर्स में भी दिखाता है। लाइक अगर आप इनका डिजाइन बिल्ड का बिजनेस देखोगे तो 70-80% पे वो बिजनेस लास्ट 2-3 ईयर से ग्रो कर रहा है। प्लस मतलब वो जो हमने अभी डिस्कस किया कि इनको जो ऑर्डर मिलते थे स्टार्टिंग में काफी लो वैल्यू के मिलते थे, देन उसके बाद 25 करोड़ का ऑर्डर मिलना शुरू हुआ, 50 करोड़ का मिलना शुरू हुआ, 100 करोड़ का मिलना शुरू हुआ, अभी रिसेंटली कंपनी को 183 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मतलब अगर आप ईएफसी का एनुअल रेवेन्यू देखोगे ना तो 650 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, जिसमें तीनों बिजनेसेस आते हैं, और सिर्फ डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस से कंपनी को 200 और 300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है अभी करंटली। तो ये आपको एक वैल्यू दिखाता है, क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी स्ट्रांग मार्केट लीडरशिप इन्होंने पोजीशन बिल्ड करी है अपने डिजाइन एंड बिल्ड वाले डिवीजन के अंदर।
देन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे इनका कहना है कि जो हमारे चेयरमैन का, जो हमारे फाउंडर का विजन था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था इस बिजनेस के अंदर कि कोवर्किंग में अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको सिर्फ कोवर्किंग लेकर के नहीं चल सकते। अगर आपको बिजनेस को स्केल अप करना है तो आपको एक पूरा रियल स्टेट कंपनी की तरह एक्ट करना होगा और अपने क्लाइंट को रियल स्टेट के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है ना, वो सब ऑफर करना होगा। सो ये देखते हुए हमने डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस के अंदर एंटर किया और एक अच्छे लेवल तक उसको स्केल अप किया। देन लास्ट ईयर इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस एक्वायर कर लिया। क्यों एक्वायर किया? बिकॉज इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कोवर्किंग और डिजाइन एंड बिल्ड ये दोनों ना सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो आपका प्राइसिंग के ऊपर और ज्यादा चीजों पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। लेकिन फर्नीचर जो है वो आपका कोवर्किंग में भी यूज होता है और आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में भी यूज होता है। तो अगर उसको हमने कंट्रोल में ले लिया, मतलब उसका डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास आ गया, तो हम मार्जिन पे बहुत अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं, प्लस प्राइसिंग भी गेन कर सकते हैं वहां पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने लास्ट ईयर उसको एक्वायर किया था उस बिजनेस को, और कंपनी वही कह रही है कि आज आप देखोगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक तरीके से इस मॉडल को कॉपी करने को देख रहे हैं। हमें देख के पहले वो डिजाइन बिल्ड के अंदर एंटर हुए, अब वो फर्नीचर के भी अंदर भी एंटर हो रहे हैं। तो कंपनी कह रही है कि ये आपको हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी उसको हम प्रोएक्टिवली पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड अपने बिजनेस में उसको अप्लाई कर देते हैं। और ये अर्ली मूवर जो एडवांटेज है ना, ये हमारे पास आगे भी रहेगा। तो कंपटीशन इंटेंसिटी अगर बढ़ती भी है, स्टिल हम काफी सेफ पोजीशन में है कि हमने लीडरशिप पोजीशन गेन कर ली है और मतलब इसको आगे और ग्रो कर सकते हैं कंटिन्यूसली। देन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका कुछ टाइम पहले तो उन्होंने बताया था कि आगे चल के ये तीनों डिवीजन से इक्वल रेवेन्यू देखते हैं, मतलब 33%। बट अब अभी कंपनी का कहना है कि मतलब ऐसा नियर टर्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसको ग्रो करने में उस लेवल तक टाइम लगेगा। अगले कुछ टाइम तक जो हमारा कोवर्किंग बिजनेस है, तो मेन रेवेन्यू ड्राइवर तो वहीं से आएगा, लेकिन ये दोनों बिजनेसेस उसको एक अच्छा ग्रोथ में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बट इनका कहना है कि रादर देन कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करें, हमारा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि किसी भी क्लाइंट को जब हम सर्विस दे रहे हैं, तो मतलब कैसे ये तीनों वर्टिकल मतलब एक बिजनेस के रूप में उसको वैल्यू ऑफर कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट का भी वैल्यू एडिशन हो, प्लस हमारा और स्टेक होल्डर्स का भी ज्यादा वैल्यू एडिशन हो। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ग्रो करने का फोकस नहीं है। फोकस इस चीज पे है कि किसी भी क्लाइंट को मतलब चाहे कोवर्किंग के रिलेटेड हो, फर्नीचर के रिलेटेड हो, डिजाइनिंग के रिलेटेड हो, कहां पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है कंपनी। देन सीट एडिशन का अगर हम टारगेट देखें तो सेम 20 से 25,000 का सीट एडिशन का टारगेट है कंपनी का इस साल के लिए। बट कैपेक्स का क्या प्लान है? तो जैसे हमने ऑफिस का देखा था, उनका 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। अब अनलाइक ऑफिस, ईएफसी का जो मॉडल है ना, वो एमए वाले मॉडल पे काम नहीं करते हैं। एमए मतलब मैनेज एग्रीगेटर, जहां पे क्लाइंट आपके लिए कैपेक्स करता है आपके ऑफिस के अंदर और आप उससे प्रॉफिट शेयरिंग करते हो। तो ये कंपनी कह रही है मतलब इनका वैसा मॉडल नहीं है। लेकिन ये कंपनी जितनी भी ऑफिसेस लेती है ना, उसमें 90% जो कैपेक्स है वो इनके लैंडलॉर्ड करते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, स्टेट लीज वाले मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन जिन ऑफिसेस में जब लैंडलॉर्ड कैपेक्स करता है, 90% फिट आउट का काम करता है, तो उनके रेंट वो बढ़ा देता है। यानी अगर आप नॉर्मल ऑफिस लोगे तो उसमें रेंट कम लगेगा, अगर आपका लैंडलॉर्ड उसमें इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है तो उसका रेंट वो बढ़ा देगा। तो कंपनी उस तरीके के मॉडल पे काम करती है, यानी लैंडलॉर्ड इनका 90% इनको कैपेक्स करके देता है। तो कंपनी कह रही है जैसे हम 25,000 सीट ऐड करने को देख रहे हैं पूरे साल में, और ऑन एन एवरेज हमारे एक सीट का जो कॉस्ट है वो 50,000 होता है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 125 करोड़ का अमाउंट बनता है। यानी 125 करोड़ का कैपेक्स कंपनी का पूरा लगेगा इस साल में, FY26 में। पर इनका खुद का कैश आउटफ्लो इतना नहीं होगा, क्योंकि 90% तो लैंडलॉर्ड करेगा ना। तो 195 करोड़ का 90% यानी कि 112 करोड़ जो कैपेक्स है वो लैंडलॉर्ड करेगा। बाकी का 12-13 करोड़ कंपनी को खुद करना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, जैसे जब आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हो तो आपको, सॉरी रेंट पे ले रहे हो आप, तो आपको कुछ ब्लॉक में अमाउंट देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, तो वहां पे आपका थोड़ा अमाउंट जाएगा। इसके बाद जब आप सेंटर स्टार्ट करते हो तो क्लाइंट जब तक नहीं आया है तब तक आपको उसको रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। सो लगभग 10 से 15 करोड़ का और एडिशनल एक्सपेंस लगेगा इस कंपनी को। यानी पूरे साल में देखोगे तो 20 से 25 करोड़ का कंपनी का टोटल कैपेक्स लगेगा इन 25,000 सीट्स के लिए। ऑफिस के मॉडल में हमने डिस्कस किया था तो उनका 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने बताया इस कंपनी, जबकि वो 40,000 सीट ऐड कर रहे हैं। और इनका सीट में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डबल से भी कम का है, 25,000 सीट ऐड कर रहे हैं। बट कैपेक्स की रिक्वायरमेंट इनके बिजनेस में ऑफिस से भी काफी कम लग रही है। सिर्फ 25 करोड़ का कंपनी को खुद से कैपेक्स करना पड़ेगा। तो ये इनका कैपेक्स का प्लान है इस साल का।
डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में कंपनी कह रही है कि 200 करोड़ का ऑर्डर बुक तो है, मतलब जब ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ था उसके बाद 100 करोड़ का ऑर्डर हमारे पास में और आया है। सो ओवरऑल 300 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ा है कंपनी का डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में। मार्जिन कैसे रहते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड में, तो कंपनी कह रही है ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमको सिर्फ फिट आउट करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो फिर हमारे मार्जिन कम होते हैं, 18% से 19-20% के बीच के मार्जिन होते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें डिजाइनिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन फिट आउट सब कुछ हमको करना है, तो उसमें हमारे मार्जिन बढ़ जाते हैं, 18 से 22% के मार्जिन हो जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो थोड़े से नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब किसी एक कंपनी के लिए आपको स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई लैब वगैरह बनाना है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। तो कंपनी कह रही है उसमें हमारे मार्जिन 1-2% और इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 18 से 23 से 24% के बिट्टा मार्जिन हो जाते हैं कंपनी के। अब अभी जो इनके पास ऑर्डर की पाइपलाइन है ना, एक तो 183 करोड़ का इनके पास ऑर्डर पड़ा है जिसमें कंपनी को डिजाइनिंग से फिट आउट सब कुछ करना है, और एक और ऑर्डर है 100 करोड़ का, तो उसमें भी कंप्लीट डिजाइनिंग वगैरह कंपनी को खुद करना है। यानी एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर्स में जो कंपनी को रेवेन्यू आएगा डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस से, वो हाई मार्जिन वाला बिजनेस रहेगा। तो ये इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है कंपनी के लिए। देन इनके जो इंटरनल बिजनेसेस हैं डिजाइन एंड बिल्ड और फर्नीचर वाला, इसमें क्रॉस सेलिंग कंपनी कैसे करती है। तो कंपनी का कहना है कि जैसे अगर आप हमारा कोवर्किंग का बिजनेस देखोगे जिसमें हम 25,000 सीट ऐड कर रहे हैं और टोटल पूरे साल का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, पूरे साल का कैपेक्स एक्सपेक्टेड है 125 करोड़। अब इसमें से 100 करोड़ क्योंकि लैंडलॉर्ड करेगा, तो जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो बिजनेस है हमारा, वो उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन फिट आउट फर्नीचर का काम करेगा। तो यानी वो 100 करोड़ का बिजनेस हमको डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस से मिल गया। कर हम अपने कोवर्किंग के लिए ही रहे हैं, लेकिन एक तरीके से क्रॉस सेलिंग हो गई उस वाले बिजनेस के अंदर। प्लस इसके साथ में मैनेजमेंट का कहना है डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस को क्रिएट करने का मेन विजन ही यही था कि अपने बिजनेस के साथ में कैसे हम थर्ड पार्टीज के लिए भी ये सारा काम कर पाए। तो थर्ड पार्टीज के लिए जैसे कंपनी कह रही है कि जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत थोड़े थोड़े क्लाइंट्स थे, आज आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, आईआईटी के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, गवर्नमेंट के लिए पासपोर्ट वगैरह प्रोजेक्ट बनाया, होटल इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। सो कंपनी कह रही है कि मतलब वैल्यू चेन इसका इंक्रीज होता जा रहा है, और वही सारा ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी के पास में इसका काफी स्ट्रांग है। सो कंपनी कह रही है लास्ट ईयर हमारा डिजाइन एंड बिल्ड का 250 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें से 100 करोड़ आया था हमारे खुद के बिजनेस से और 150 करोड़ आया था थर्ड पार्टी से। लेकिन इस साल ये नंबर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 250 करोड़ का ऑर्डर बुक तो सिर्फ थर्ड पार्टी का पड़ा हुआ है, और फिर 100 करोड़ का कैपेक्स हमारे खुद के बिजनेस के अंदर भी आएगा। यानी कि डिजाइन बिल्ड वाला बिजनेस कंपनी का पूरे साल में बहुत आराम से 400 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है। लास्ट ईयर किया था 250 करोड़, इस साल एटलीस्ट मिनिमम 400 करोड़ के रेवेन्यू की विजिबिलिटी है। बाकी और हाँ, तो यही कॉन कॉल था कंपनी का। मतलब एग्जैक्ट इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिया है, कंपनी का कहना है कि Q2 के अंदर वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगी ऑर्डर बुक वगैरह के साथ में। लेकिन एक तरीके से आप देखोगे तो इंडिकेशन इन्होंने दे दिया, डिजाइन एंड बिल्ड मतलब 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर सकता है FY26 के अंदर। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि 70% का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिजाइन एंड बिल्ड से, बट अगेन अगर आप 60% भी ग्रोथ लेके चलो, फिर जो कोवर्किंग वाला बिजनेस है जिसमें कंपनी 20 से 25,000 सीट ऐड करने को देख रही है, तो अगेन उसका भी एक्सपेंशन आपका 34% का हो जाता है सीट एक्सपेंशन। और आपका जो फर्नीचर वाला बिजनेस है उसमें कंपनी का कहना है कि 50% का हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा। तो मतलब पूरा रेवेन्यू उसका पोटेंशियल है 275 से 300 करोड़ का, 50% यानी कि 137 से 150 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है फर्नीचर वाले बिजनेस से। तो तीनों को अगर आप ऐड करोगे ना, तो आई मीन कंजर्वेटिवली बहुत आराम से 45 से 50% कंपनी ग्रो कर सकती है रेवेन्यू टर्म्स में पूरे FY26 के अंदर। मार्जिन ऑलरेडी कंपनी के काफी एलिवेटेड लेवल पे हैं, काफी इंप्रूव हो रहे हैं। Q1 में तो इन्होंने 3 टाइम पैट ग्रोथ रिपोर्ट करा है। बट अगेन यहाँ पे भी अगर हम कंजर्वेटिव व्यू लें अगले 3 क्वार्टर्स का, तो Q2, Q3, Q4 ऑफ FY25 में ना कंपनी का जो टोटल पैट था वो अराउंड 125 करोड़ था। अब रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से 50% का। सेम अगर आप 45% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो कंपनी के पैट के अंदर, तो मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स का जो पैट बनता है इनका वो अराउंड 180-185 करोड़ का बनता है। और Q1 का पैट है अभी जो इसको ये क्वार्टर गया है उसमें अराउंड 148 करोड़ का पैट है, सॉरी 48 करोड़ का पैट है कंपनी का। तो टोटल FY26 का पैट आ जाता है कंपनी का लगभग 230 टू 40 करोड़ के आसपास। यानी फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे ना तो 14, 16, 17 के रेंज में बनता है EFC लिमिटेड का। मतलब किसी भी मैट्रिक पे देखो, चाहे हम ग्रोथ देखें, ROE देखें, या ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी देखें, रेवेन्यू विजिबिलिटी देखें, सीट एडिशन देखें, कैपेक्स देखें, एक्सपेंशन प्लान देखें, हर एक मैट्रिक पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो डील बहुत लिक्रेटिव लगती है। करंट पी आपको दिखेगा 24-25 का, फॉरवर्ड पी कंपनी का 16-17 के आसपास का अवेलेबल है। मतलब पैग रेशियो तो इनका आई थिंक बिलो
5 के आसपास है। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट इस तरीके से नहीं होता ना, तो मतलब एक अच्छा री-रेटिंग हम इसमें देख सकते थे करंट लेवल पे। ऑलरेडी वैसे अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने लो से तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। 170 का लो था इनका जब इन्होंने Q3 में एकदम से शॉक दिया था मार्केट को, काफी खराब नंबर्स थे। बट Q4 Q1 में जैसे इनकी परफॉर्मेंस गाइडेंस को भी बीट करती गई, मार्केट ने रिवॉर्ड किया। 170 से ऑलमोस्ट 340 के आसपास है स्टॉक। लेकिन हाँ, अभी भी आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज बहुत डील लिक्विडेटिव लगती है, कंसिडरिंग अगर ये परफॉर्मेंस कंपनी की मेंटेन रहे, वही हमको ट्रैक करना है। सो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्कशन था ऑफिस एंड ईएफसी के ऊपर। आपके बाकी जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।